बायोलॉजी में जो है हम जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे और डीप में समझेंगे। जैसे कि बायोलॉजी में आपका आ जाता है एनिमल और बॉटनी में आ जाते हैं पेड़ पौधे, तो इन सभी को हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बायोलॉजी है। क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किसके? जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी की खोज जो है वो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किए थे? अरस्तु। ये क्या किए थे? इन्होंने खोजा था। किसको खोजा था? यानी बायोलॉजी का जनक। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी ये आती है कि जब ये अरस्तु जब जनक बने, यानी कि जब इन्होंने बायोलॉजी की शुरुआत किया, तब इन्होंने केवल एनिमल का शुरुआत किया। लेकिन बाद में जो है और सारे वैज्ञानिक आए और खोजते गए, तो उसमें बॉटनी भी आ गया, पेड़ पौधे भी जीव जंतु होते हैं, तो उसका जनक अलग हो जाते हैं। तो जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया गया। जो कि एक भाग हो गया इसका जूलॉजी। कौन सा? एक भाग हो गया जूलॉजी और एक भाग हो गया इसका बॉटनी। कौन सा? एक भाग हो गया बॉटनी। बायोलॉजी को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। जबकि आपको अगर कहा जाए कि बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। इन्होंने जब बायोलॉजी की शुरुआत किया तब केवल एनिमल, ये जो जूलॉजी होता है इसमें एनिमल का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इसमें एनिमल, यानी कि जानवरों के। जैसे हम लोग जानवर ही है, तो हम हो गए घोड़ा, गधा, खच्चर, शेर, बाघ, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी जानवर हैं। तो जूलॉजी जो होती है उसमें एनिमल का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी जो होती है इसमें प्लांट यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पेड़ पौधों का। देखिए, ये जो जूलॉजी है इसके भी जनक जो है अरस्तु ही कहलाते थे, क्योंकि अरस्तु ने शुरुआत ही जानवर से किए थे, यानी एनिमल से। तो इसलिए जो है इसके जनक अरस्तु कहा जाते हैं। और जो ये बॉटनी जो है, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस के कहा जाता है। ये ऐसा अजीब नाम है कि ये नाम ही जल्दी नहीं आता है। इसी के कारण हमने मार खाया था इंटर में। क्यों मार खाया था? कि हमसे पूछा गया कि बॉटनी के जनक कौन है, तो हम जो है वहाँ पर बॉटनी नया नया सुने थे। इंटर के बाद हम भी पढ़े, तो वहाँ पर हमने बॉटनी का नाम नया नया सुने थे। तो इसके जो है जनक थे थियोफ्रेस्टस, लेकिन हम नहीं बता पाए। फिर भी ठीक है, फिर भी हमारे टीचर हमको बता दिए कि थियोफ्रेस्टस होता है। लेकिन ये ऐसा अजीब नाम था, ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये नाम क्या है। थियोफ्रेस्टस बड़ा अजीब हमको लग रहा था, तो इसी के कारण हमने मार खाया था। तो बायोलॉजी की कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। एक जूलॉजी जिसे कि जंतु विज्ञान कहते हैं, और एक बॉटनी जिसे वानस्पतिक विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है, और बॉटनी के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जूलॉजी में एनिमल का अध्ययन किया जाता है, और जो बॉटनी होता है इसमें प्लांट यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, एनिमल वे जीव होते हैं जो कि गति कर सकते हैं। जैसे ये हम चल के गति कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किए यानी कि चल रहे हैं, तो हम जो है कौन है? हम एनिमल हैं, यानी हम जूलॉजी में रखे जाएंगे। वही पेड़ पौधे जो है क्या ऐसे ऐसे चल के गति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक जगह एकत्रित रहते हैं, यानी जैसे ये हमारा मार्कर क्या हुआ, मान लीजिए पौधा है। अगर हम इस पौधे को ऐसे लगा देंगे तो ये चारों तरफ से विकास करेगा तो स्थान घेरेगा, यानी कि स्थान घेरेगा। तो जब स्थान घेरेगा, जैसे यहाँ पर हम क्या है एक पौधा लगा दिए, तो ये जो है विकास करेगा, ऐसे चारों तरफ ये क्या करेगा? विकास करेगा, यानी कि ये भी गति करता है। यहाँ से आप नहीं समझ रहे हो तो आप सीधे समझिए कि एक ग्रास कुल का पौधा होता है जो कि घास कुल का होता है। वो जो कि अपना क्या होता है? बांस आप लोग देखे भी होंगे। अगर एक बांस को यहाँ पर लगा दिया जाता है, ऐसे करके अगर एक लगा दिया गया, तो वो साइड से और भी निकल जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे निकलता रहता है और वो पीछे साइड से समाप्त भी होता रहता है। क्यों? जब हम काटेंगे पौधे को तो समाप्त होगा, यानी वो आगे बढ़ता जाता है, वो भी गति करता है लेकिन वो स्थानांतरित गति करता है। कैसा? वो स्थानांतरित गति करता है। तो पेड़ पौधे कैसे गति करते हैं? पेड़ पौधे स्थानांतरित गति करते हैं, स्थानांतरित। तो आप समझ गए कि पेड़ पौधे क्या। देखिए पेड़ प्लांट और एनिमल में और भी कई सारे अंतर होते हैं जो कि हम आपको इसी बायोलॉजी में ही बताएंगे। जब आपको कोशिका बताएंगे तो उसमें बता देंगे कि प्लांट कैसे हो, एनिमल कैसे, और प्लांट सेल, ये सभी हम बता देंगे। देखिए प्लांट जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्लांट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना स्वयं भोजन बना लेता है। लेकिन एनिमल जो है वो स्वयं भोजन नहीं बना पाते, वो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते। सूर्य के प्रकाश से वो विटामिन डी लेते हैं, वो पोषक तत्व लेते हैं। तो ये क्या हुआ? और इसमें अंतर है कि जो ये पौधा होता है वो स्थानांतरित गति करता है, एनिमल जो होते हैं वो चल फिर कर गति करते हैं। तो ये सब अंतर हैं, ये हम आपको समझा देंगे जब आपका कोशिका का पढ़ाया जाएगा। कोशिका विभाग उसमें बताया जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसे दो भागों में बांट दिया गया। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो वो अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये बॉटनी जो है ये बाद में आया है। जो ये थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक है इन्होंने बाद में आए, तो इन्होंने जो है बॉटनी का आविष्कार कर दिया, इसलिए जो है इन्हें बॉटनी यानी वानस्पतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो ये तो हम समझ गए। अब हम चलिए बायोलॉजी को शुरुआत करते हैं कि इसे शुरुआत कहाँ से किया जाता है। तो बायोलॉजी की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? वो कोशिका से होती है। क्योंकि जो है कोशिका हमारी शरीर या पूरे बायोलॉजी में जो है उसमें कोशिका का ही खेल है। कोशिका, उसके बाद कोशिका के अंदर जो पाया जाता है कोशिकांग, उन्हीं सब का खेल है। पूरे बायोलॉजी में यही हमको पढ़ना है। तो अब हम क्या देखते हैं? पहला हमारा चैप्टर क्या है? कोशिका है। तो कोशिका हम अब देखेंगे। कोशिका की जो बायोलॉजी की शुरुआत होती है वो कोशिका से होती ही है। कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। क्या? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, लेकिन सेल जो है वो इंग्लिश यानी अंग्रेजों के द्वारा है। लेकिन हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के भाषा में हमें पढ़ना होगा। तो बायोलॉजी में इसका टेक्निकल नाम जो है साइटो कहा जाता है। क्या? साइटो। साइको नहीं, साइको माने पागल होता है, यहाँ पर साइटो, साइटो माने कोशिका होती है। तो कोशिका को हिंदी में कोशिका ही कहते हैं, इंग्लिश में उसे सेल कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में उसे क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। अब बायोलॉजी में एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जब किसी चीज़ का स्पेशल डॉक्टर होता है तो उसमें लॉजिस्ट लगता है, लेकिन जब उसी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं तो लॉजी लगता है। जैसे मान लीजिए हमें दांत का अध्ययन करना है, दांत का अध्ययन करना है। दांत को तो इंग्लिश में टीथ कहते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल नाम बायोलॉजी भाषा में उसे डेंट कहा जाता है। डेंट कहा जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब हम किसी चीज़ का स्पेशल अध्ययन करेंगे तो उसमें लॉजी लगता है। तो दांत का अध्ययन करेंगे तो डेंटोलॉजी हो जाएगा। वही अगर दांत का डॉक्टर होगा तो लॉजिस्ट लग जाएगा, तो वो हो जाएगा डेंटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? यहाँ पर हम साइटो यानी कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। तो कोशिका के टेक्निकल नाम में लॉजी लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? साइटोलॉजी। जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसको? कोशिका के अध्ययन को। क्या? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। अब कोशिका है क्या, सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है। तो देखिए कोशिका हमारे शरीर की या किसी भी जीव के शरीर का, वो चाहे पौधा पेड़ पौधे हों चाहे कोई एनिमल हो, कोशिका सभी में पाया जाता है। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिकी इकाई है। देखिए कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। चलिए हम आपको अब इकाई समझा देते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ये रूम है, ये पूरा कॉलेज है। इस कॉलेज का निर्माण कैसे हुआ है? सबसे पहले ईंट लगाया गया है। क्या? ईंट लगाया गया है। ईंट के बाद जब कई सारी ईंट को लगा दिए हम, तो दीवार का निर्माण हो गया। क्या? दीवार।
क्या दीवार का निर्माण हो गया। जब कई सारी दीवारें हम जोड़ दिए, 4 दीवारें जोड़ी जाती है, 1 2 3 4, जब हम दीवारों को जोड़ दिए तब वो रूम बन गया, क्या, कमरा। यहाँ पर कमरा कर देते हैं, कमरा बन गया। जब कई सारे कमरों को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, बिल्डिंग, यानी घर बन जाता है, क्या, घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। हमारी शरीर किससे बनी हुई है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कोशिका है। किससे, कोशिका से मिलकर बनी हुई है। जब हम बहुत सारी कोशिकाओं को जोड़ दिए तब ऊतक का निर्माण हो गया। किसका, ऊतक का। जब बहुत सारे ऊतक को हम जोड़ दिए, ऊतक क्या होता है, जैसे हमारी हड्डियां हुई तो ये ऊतक होती हैं। ये किस ऊतक से बनी होती हैं, ये सभी हम आपको समझा देंगे टिश्यू चैप्टर में। तो जब हम कोशिका को जोड़ते हैं तो ऊतक बनता है, जब ऊतक को जोड़ते हैं तो एक अंग बन जाता है। जैसे हमारा एक हाथ एक अंग है, पैर एक अंग है, उसी प्रकार से जब हम कई सारे अंग को जोड़ देते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। किसके, हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। वही अगर हम पेड़ पौधे में देखेंगे तो कोशिका से जो है शाखाएं, डालें वगैरह बनते हैं, बहुत सारी डालें मिलाकर एक पौधा का निर्माण कर देती है, पत्तियां वगैरह मिलकर। तो उसी प्रकार से तो ये जो हमारी कोशिका है ये सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, न कि सबसे छोटा अंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटा अंग है। अंग कैसे होगा भाई, अंग होगा ही नहीं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसे सबसे छोटी इकाई कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो संरचना बनी हुई है वो कोशिका से ही बनी हुई है। किससे, कोशिका से ही बनी हुई है। तो इसीलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई कहते हैं। यानी हमारी शरीर की संरचना किससे बनी हुई है, इसी कोशिका से, इसलिए कोशिका को हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब इसे क्रियात्मक क्यों कहते हैं, देखिए, ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी कोशिका है। इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है। मान लीजिए अगर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, अब हमारे हाथ को अगर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ गई तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आएगा देने के लिए, नहीं। अगर वो देने आएगा तो फिर ऊर्जा बनाएगा कौन, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो उसके लिए गाल्गी बॉडी होता है। उसके बाद कोशिका, अगर मान लीजिए हमारे कहीं पर चोट लग गई तो उस कोशिका को भरने के लिए, यानी मर गई कोशिका तो उसे भरने के लिए, उसका स्थान देने के लिए सेंट्रोसोम होता है। उसके बाद प्रोटीन का निर्माण हमारा राइबोसोम करता है। यानी कि इसी कोशिका के अंदर कई सारी क्रिया होती है जिससे कि हमें ऊर्जा मिलता है, हम कुछ कार्य कर पाते हैं। तो क्रिया इसी के अंदर होती है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब आनुवांशिकी इकाई क्यों कहते हैं, इसी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस में क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र होता है। वो गुणसूत्र में डीएनए होता है और जीन होता है। वही जीन जो है डिपेंड करता है, जीन कोड होता है। जैसे कि कुछ कई सारे जीन होती है, तो कुछ जीन का काम है कि हाथ बनाना, कुछ जीन का काम है पैर बनाना, कुछ का काम है आँख बनाना। अब ये आँख अगर होगा तो यहीं पर होगा, हाथ होगा तो यहीं पर होगा। पता चला मुंह यहाँ पर है, अगर यहाँ पर बन गया तब तो दिक्कत हो जाएगा। ये चीज़ कौन बताता है, ये चीज़ यही न्यूक्लियस के अंदर जीन होता है जो कि यही बताता है कि आपके आने वाली संतान में, यानी कि आपकी जो पीढ़ी आ रही है उसमें कितना हाथ पैर, कितना मुंह कहाँ पर होना चाहिए, वो यही डिपेंड करता है। इसलिए जो है इसे आनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो कोशिका एक संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिकी इकाई है। ये तो आप समझ गए होंगे कि आनुवांशिकी इकाई क्यों कहते हैं, क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, ये हमारी हो गई कोशिका। अब देखिए कोशिका में भी होता है कि कोशिका की खोज किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो कोशिका की खोज किया था, जो कोशिका की खोज किए तो वो एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। कौन, रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक काग को लिया, उस काग को उन्होंने पतली चादर के रूप में काटा, अपने इंस्ट्रूमेंट से, चाकू वगैरह से जिससे काटे होंगे। तो उन्होंने काटा तो उसको देखें ऐसे करके माइक्रोस्कोप में जूम करके, तो उसमें उनको मधुमक्खी के छत्तानुमा का संरचना दिखाई दिया। कैसे मधुमक्खी की संरचना, जैसे ये मान लीजिए मधुमक्खी की संरचना ही है,
तो ऐसे ऐसे उनको दिखाई दिया, तो उन्होंने एक खंड को कोशिका कहा कि ये कोशिका है, इसी से हमारी शरीर का निर्माण हुआ है। तो जो कोशिका की खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने जो खोज किया वो मृत कोशिका थी। कैसी? मृत कोशिका थी, यानी कि मरी हुई कोशिका को इन्होंने खोज किया। और ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में कई टाइप से पूछता है कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। फिर कहेगा कि मरी हुई कोशिका की खोज किसने किया, वही है। कहता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कौन? एंटोनी वान, यहाँ पर हम ल्यूवेनहॉक अकेले कर दे रहे हैं, ल्यूवेनहॉक, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। क्या किए? जीवित कोशिका की खोज किया। तो ये कौन है? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। अब दो वैज्ञानिक और आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने सिद्धांत दिया कि जो प्लांट है या जो एनिमल है, इनकी संरचना का निर्माण कैसे हुआ, यानी इनके शरीर की संरचना का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले वैज्ञानिक कौन थे? पहले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन। कौन? स्लाइडेन। इन्होंने एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने वानस्पतिक वैज्ञानिक थे, यानी कि बॉटनी के। इन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे हैं इनकी शरीर की संरचना बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। क्या? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर पेड़ पौधे की संरचना बनी हुई है। इन्होंने ये बात 1838 ईस्वी में कह दिया था। कब? 1838 ईस्वी में। लेकिन एक वैज्ञानिक इन्हीं के एक साल जस्ट बाद वो आए, स्वान ने बताया कि केवल प्लांट ही नहीं, जो एनिमल हैं उनकी भी शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। इन्होंने 1839 ईस्वी में बताया। ये एक एनिमल यानी कि जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। कौन? स्वान। लेकिन वही स्लाइडेन जो है इन्होंने वानस्पतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। तो कोशिका को अगर हम चाहें कि देख लें तो हम कोशिका को देख ही नहीं सकते हैं। कोशिका बहुत छोटी होती हैं। जैसे हम अगर अपने ये शरीर से हम एक कोशिका निकालना चाहें तो एक कोशिका निकाल ही नहीं सकते हैं हम, इतनी छोटी होती है। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, कितनी भी नुकीले इंस्ट्रूमेंट से निकालें अपने शरीर से कोशिका, तो उस पर कम से कम 500-600 बहुत सारी कोशिकाएं आ जाएंगी। उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, बस नंगी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता है कोशिकाओं को। तो ये कौन? ये 1839 में कौन आए? जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक स्वान, और स्लाइडेन जो है वानस्पतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 में आए। ये दोनों लोग ने मिलकर सिद्धांत दिए। इसलिए जो है कोशिका का सिद्धांत जो है किसे माना जाता है? स्लाइडेन एवं स्वान, इन दोनों वैज्ञानिकों को। तो ये हो गई हमारा क्या? कोशिका की वैसे छोटी छोटी बातें। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, विश्व की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम चलिए देखते हैं कि कैसे एग्जाम, यानी कि बड़ी छोटी कौन होती है, उसके बाद कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो कि कार्य करते हैं। अभी हम आपको बताएं ना कि क्रियात्मक इकाई है, तो क्रिया कौन कौन सा क्या करता है, ये सभी हम समझ लेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं, देखिए एग्जाम पूछता है कि कोशिका छोटी बड़ी, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो ये दो स्तरों पर पूछी जाती है एग्जाम में। एक विश्व लेवल में पूछी जाती है कि पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। और एक पूछा जाता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो अब हम यही देखने वाले हैं। देखिए अगर हम विश्व स्तर पर देखें, किस पर? विश्व स्तर, यानी पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन होती है? वो माइकोप्लाज्मा होती है। कौन? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है भाई? माइकोप्लाज्मा एक जीव है। क्या? माइकोप्लाज्मा एक जीव है जो कि एक कोशिकीय जीव है।
इस जीव के पास केवल एक ही कोशिका है, ऐसे एक ही कोशिका है। किसके? ये माइकोप्लाज्मा के पास। इसी के अंदर सब कुछ है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। इसी माइकोप्लाज्मा को सर्वप्रथम किसने देखा था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। इसलिए जो है ये एक जीवाणु भी है। क्या? माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है। इसलिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? जीवाणु के जनक कहा जाता है। यानी कि जीवाणु ये क्या है? माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है जो कि जीवाणु है। तो जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही देखा था। इसलिए जो है जीवाणु के जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए अंडा में आप लोग ये मत समझिएगा कि अगर एक इतना बड़ा अंडा है तो ये पूरा एक ही कोशिका है। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि एक ही अंडे में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। उसी में से एक कोशिका को निकाल लो, वो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होगी। इसलिए कहा जाता है इसे कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडा। अंडा नहीं है, अंडा में पाया जाता है, लेकिन यही होता है कि शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये क्या है? ये विश्व स्तर पर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में कौन सा होता है छोटा और बड़ा? तो अब हम उसको भी देख लेते हैं कि मानव में कौन होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मानव में जो है, अगर अब हम मानव की बात करें, क्या मानव में, तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल में पाया जाता है। मेल में जो है स्पर्म, यानी पुरुष में पाया जाता है स्पर्म, जिसे हिंदी में शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। देखिए जितने भी मेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि मानव ही, चाहे वो खच्चर हो, चाहे गदहा हो, चाहे घोड़ा हो, कुछ भी हो जीव, वो मेल है तो उसमें शुक्राणु पाया जाता है। क्या? उसमें शुक्राणु पाया जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो वो स्पर्म यानी शुक्राणु होता है। यही अगर सबसे बड़ी कहा जाए, क्या? यही अगर सबसे बड़ी कहा जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो फीमेल में पाया जाता है। किसमें? फीमेल में पाया जाता है, जो कि ओवम इंग्लिश में कहते हैं, उसे हिंदी में अंडाणु के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये फीमेल में अंडाणु पाया जाता है, जो कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब कहा क्वेश्चन आता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? क्या? मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? देखिए ये जो हमारी मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अगर सबसे लंबी की बात कहा जाए तो सबसे लंबी कौन सी होती है? हमारे ब्रेन में एक सेल पाया जाता है, यानी कोशिका पाई जाती है, साइटो पाया जाता है, जिसका नाम है न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन सेल। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है? वो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन कोशिका होती है। इसे तंत्रिका कहते हैं, हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। तो ये है हम क्या? मानव में। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी के जनक जो है, जूलॉजी में जो है एनिमल को का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी में प्लांट का अध्ययन किया जाता है। और जो है बॉटनी के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब उसके बाद कोशिका का चैप्टर आ जाता है। कोशिका को इंग्लिश में साइटो कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज किया था। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका का सिद्धांत जो है दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, एक स्लाइडन और एक स्वान। स्लाइडन ने 1838 ईस्वी में प्लांट के विषय में बताया कि ये संरचना अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। वही स्वान वैज्ञानिक ने, जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि केवल प्लांट ही नहीं बल्कि उसमें एनिमल भी का शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। इसलिए जो है कोशिका के सिद्धांतक स्लाइडन एवं स्वान दोनों लोगों को कहा जाता है।
अब कोशिका पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और जो है मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी जो है न्यूरॉन सेल, ये ब्रेन में पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जब हम आपको कोशिका विभाजन समझाएंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे।